मीडिया समाज के साथ, सत्ता के साथ बंधा रहा, सत्ता के साथ हर समय वो कहीं न कहीं उसका पक्ष झुका रहा। भारत में जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उनके प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हर प्रधानमंत्री ने देश के लिए जो उसको समझ में आता था वो उसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश की। लेकिन एक जो मुश्किल थी कि नेहरू जी अंग्रेजीता थे, अंग्रेजियत में पले बढ़े थे, अंग्रेजियत में रचे बसे थे, अंग्रेजीता दिमाग से सोचते थे और उनके ऊपर जो कम्युनिस्ट आइडिया, समाजवादी आइडिया, उसका बड़ा प्रभाव था। उसकी वजह से उनके सोचने का तरीका एकदम उसी तरह से था और यही वजह रही कि उनकी जो सोचने की एक, जिसको कहते हैं ना कि नीतियों में भी आप देखेंगे और हर जगह, तो वो एक तरह से हिंदू आचरण व्यवहार से विपरीत व्यक्ति थे। सिर्फ इतना भर नहीं कि सोमनाथ मंदिर में उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाने से रोका, मूल रूप से वो हिंदू आचरण, हिंदू व्यवहार के विपरीत व्यक्ति थे। उसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में देश के गांवों को जोड़ने का काम शुरू हुआ, जिसकी वजह से आप किसी भी गांव तक पहुंचते हैं तो वहां तक पहुंच पाते हैं। उसी समय में देश का पूर्वोत्तर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं, असम से 10 साल तक सांसद रहे राज्यसभा के मनमोहन सिंह जी, लेकिन उस वक्त का एलोकेशन देख लीजिए बजट का, उस वक्त वहां कनेक्टिविटी देख लीजिए, उस वक्त की वहां सुविधाएं देख लीजिए और पिछले 11 सालों की सुविधाएं देख लीजिए। तीनों ने बहुत सारगर्भित अपना अपना विषय रखा है। अब मैं प्रारंभ करता हूं इस शक्ति संतुलन को थोड़ा हमको समझने की दृष्टि से। तो इसके कुछ चरण करते हैं। पहले तो राजनीतिक चर्चा जब हम शुरू करते हैं, राजनीति के बारे में बात करना शुरू करते हैं, तो स्वतंत्रता के पश्चात एक सबसे पहला युग है जिसको हम नेहरू युग के नाम से जानते हैं। नेहरू युग के बाद एक युग आता है जब हमारे देश में आपातकाल लगाया जाता है, तो इंदिरा गांधी का युग है और राजीव गांधी का युग भी उससे कुछ जुड़ा हुआ ही है। और उसके बाद फिर तीसरा युग आता है जो थोड़ा सा जिसको किसी एक विचार का नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो अपने आप में उसका एक अपनी अलग प्रकार की एक महत्व है। और फिर अब 2014 के बाद का ये समय, तो ये चार शक्ति जो राजनीति में निहित है, सत्ता में निहित है, वो चार सत्ता के अलग अलग समयों पर मीडिया का व्यवहार कैसा रहा और मीडिया ने अपने साथ सत्ता को किस तरह जोड़ते हुए स्वयं को किस प्रकार प्रदर्शित किया है, उसकी चर्चा आप शुरू करते हैं। फिर से एक बार इसी क्रम में एक एक से चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। इसमें जो भी अपने में से पहले बोल सकता है वो भी एक छूट मैं इसमें देता हूं। हाँ, चलिए हर्षवर्धन जी से शुरू करेंगे। नहीं, मेरे लिए उठाया तो फिर थोड़ा संकट कर दिया आपने, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये कहाँ से व्याख्या ये चीफ एडिटर की लेकर आए, या तो थोड़ा मीडिया की समझ आपको नहीं है और नहीं समझ है तो ये बोलना नहीं चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है कि सत्य को संपादित करने वाले को चीफ एडिटर कहते हैं? नैरेटिव बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको तय करके कुछ चीज पर हमला ही करना है। मीडिया समाज के साथ, सत्ता के साथ बंधा रहा, सत्ता के साथ हर समय वो कहीं न कहीं उसका पक्ष झुका रहा, लेकिन चीफ एडिटर का मतलब सत्य को संपादित करने वाला नहीं होता। ये झूठा नैरेटिव है, इसकी बात बिल्कुल मत करिए। मैं भी पत्रकार हूं और बहुत अच्छे से राष्ट्रीय विमर्श के साथ चलने वाला पत्रकार। ये जिसने भी दिया है ये बहुत ही खराब विमर्श को गलत तरीके से ले जाने वाला है। अब मूल बात पे आते हैं। भारत में जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उनके प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हर प्रधानमंत्री ने देश के लिए जो उसको समझ में आता था वो उसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश की। लेकिन एक जो मुश्किल थी कि नेहरू जी अंग्रेजीता थे, अंग्रेजियत में पले बढ़े थे, अंग्रेजियत में रचे बसे थे, अंग्रेजीता दिमाग से सोचते थे और उनके ऊपर जो कम्युनिस्ट आइडिया, समाजवादी आइडिया, उसका बड़ा प्रभाव था। उसकी वजह से उनके सोचने का तरीका एकदम उसी तरह से था और यही वजह रही कि उनकी जो सोचने की एक, जिसको कहते हैं ना कि नीतियों में भी आप देखेंगे और हर जगह, तो वो एक तरह से हिंदू आचरण व्यवहार से विपरीत व्यक्ति थे। सिर्फ इतना भर नहीं कि सोमनाथ मंदिर में उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाने से रोका, मूल रूप से वो हिंदू आचरण, हिंदू व्यवहार के विपरीत व्यक्ति थे। उनको लगता था कि नहीं, ये तरीका नहीं है, हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अब दुर्भाग्य देखिए कि उन्हीं के समय में एक
दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, मेरे ख्याल से अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूं, प्रोफेसर राजकृष्णा, उन्होंने एक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ टर्म कॉइन कर दिया, कहा कि ये जो इस समय ग्रोथ रेट चल रही है, और कमाल की बात ये कि जिस ब्रिटिश पीरियड को हम भारत के बहुत अच्छे पीरियड के तौर पर देखते हैं, उस वक्त भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट मात्र 0.75% थी, यानी 0.25% की जीडीपी ग्रोथ रेट हमारे देश की थी, जो अंग्रेजों के समय में थी। मुसलमानों के समय जिस पीक की बात करते हैं, जो मुगल कहें तो ज्यादा बेहतर है, उससे पहले हम बहुत बेहतर स्थिति में थे, जबकि हमारे अलग अलग राज्य थे, अलग अलग साम्राज्य हुआ करते थे। उन्हीं सबको देखकर विजयनगर से लेकर पुर्तगाली हो, डच हो, बाद में मुगल हो, अंग्रेज हो, वो सब उसी साम्राज्य को लूटने के लिए आए। तो जो सोने की चिड़िया कहा जाता है, वो उस मूल हिंदू साम्राज्य का था, ये इस किसी मुगल या ब्रिटिश साम्राज्य का नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, जब हम आजादी के बाद एक वर्ग जिसको कहते हैं ना कि कई बार जाने कई बार अनजाने, हर कोई दुश्मनी नहीं होता और हर कोई देश विरोधी भी नहीं होता है, ये भी जरा समझने की जरूरत है। ये एक बड़ा वर्ग था जिसको लगा कि देश का निर्माण हो रहा है, और उसमें नेहरू जी बहुत, जिसको कहते हैं कि लार्जर देन लाइफ उनकी छवि थी। लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री रहे, ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए। उनको लगा कि हाँ, इसी लीगेसी को आगे बढ़ाना चाहिए, और इसीलिए कई बार ये जिक्र होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी युवा नेता के तौर पर नेहरू जी से प्रभावित थे, नेहरू जी की नीतियों को। लेकिन कमाल की बात ये, क्योंकि आज हम जिस तारीख को बैठे हुए 20 दिसंबर, 5 दिन बाद ही 25 दिसंबर को हम लोग अटल जी को याद करेंगे, तो आज ये संदर्भ मैं सीधे लेके आता हूं। आधुनिक भारत का अगर कोई असल निर्माता था तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि एक प्रधानमंत्री जिनके विचारों से मैं सहमत होता हूं, जिस विचार से मैं आता हूं, मैं आपको 3, 4, 5 पॉइंट देकर जा रहा हूं। इस देश में एक देश के हिस्से से दूसरे देश के हिस्से तक जोड़ने के लिए आपको सड़क बनाने का विचार उनके पहले किसी प्रधानमंत्री को नहीं आया, जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते थे, स्वर्णिम चतुर्भुज कहते थे। और सिर्फ इतना भर नहीं था कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जोड़ना है। उसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में देश के गांवों को जोड़ने का काम शुरू हुआ, जिसकी वजह से आप किसी भी गांव तक पहुंचते हैं तो वहां तक पहुंच पाते हैं। उसी समय में देश का पूर्वोत्तर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं, असम से 10 साल तक सांसद रहे राज्यसभा के मनमोहन सिंह जी, लेकिन उस वक्त का एलोकेशन देख लीजिए बजट का, उस वक्त वहां कनेक्टिविटी देख लीजिए, उस वक्त की वहां सुविधाएं देख लीजिए, और पिछले 11 सालों की सुविधाएं देख लीजिए। उस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी डोनर की शुरुआत की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र हमसे कटे रहते हैं। अब आप जरा सोचिए, इसके बीच में एक कालखंड इंदिरा जी का था, और मैं आप लोगों को कहता हूं कि जरा सोच के जाइए, इकोनॉमिक्स का मैं विद्यार्थी हूं। कहा जाता है कि इंदिरा जी ने बैंकों का क्या कर दिया? नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। जानते हैं क्या था वो? इसकी चर्चा मीडिया में बड़ी कम होती है। निजी लोग अपने श्रम, अपनी क्षमता, अपनी ताकत से किसी बैंक को बड़ा बनाते थे, और 50 करोड़ के ऊपर की नेटवर्थ होने के बाद सरकार ने उसको अधिग्रहित कर लिया। अब आप जरा सोचिए, जिस देश में श्रम का सम्मान इस तरह से होगा, यानी एक तरह से अपमान होगा, वो देश कभी आगे बढ़ सकता है क्या? संभव है क्या? उन नीतियों को ही आगे बढ़ाने का काम किया। ये तो भला हो कि पीवी नरसिम्हा राव जैसा एक नेता आता है, जो दबाव की वजह से ही सही, उस वक्त की भारत की परिस्थितियों की वजह से सही, लेकिन वो उदारीकरण की तरफ ले जाता है, जो मूल हिंदू विचार है। हिंदू विचार में किसी को रोका जाता है कि शैव, द्वैत, अद्वैत, वैष्णव, शाक्त, दुर्गा, शक्ति, कोई भी आप चलिए, शक्ति, सबको हम मानते हैं। लेकिन हमारे यहां ये उदारता दूसरे को गलत तरीके से चिन्हित करने की नहीं है। इसीलिए हम जिस तरह से भी रहें, तो अगर इतना उदार हिंदू समाज है और सब कुछ सरकार करेगी, तो इकोनॉमिक्स में कैसे चल सकता है? ये तो किसी हमारे हिंदू पद्धति में ये है ही नहीं है, सनातन पद्धति में है ही नहीं, हमारे राजा महाराजा की पद्धति में ये था ही नहीं। धर्मशाला, जिसको आज CSR कहते हैं, वो सब देश भर में आपको इस तरह से दिखेगा। 1991 की उदारीकरण की नीति को मैं पुनः हिंदू नीति पर लौटना मानता हूं, और नरसिम्हा राव वो नीति लेकर आए, लेकिन कमाल की बात है उसको लागू अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। पावर रिफॉर्म, टेलीकॉम रिफॉर्म, जितने तरह के आप रिफॉर्म कहेंगे वो सब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आधुनिक भारत के असल निर्माता जवाहरलाल नेहरू नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी थे। और नरेंद्र मोदी के शासनकाल ने क्या किया? स्केल और स्पीड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया कर दिया एकदम से, बदल गया। किस लेवल पर हम जा रहे हैं? आज हम जब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, तो हम एडवांस टेक्नोलॉजी में फर्स्ट टाइम लीडरशिप बोर्ड पर हैं। इसके पहले हम सब कुछ कॉपी पेस्ट करते थे, इसीलिए हमारे यहां बड़ी कंपनियां नहीं हुई।
और नेहरू जी ने भी क्या किया था, टाटा की एयरलाइंस थी उसको उठाकर अपने अधिग्रहित कर दिया। सरकारों ने क्या बनाया और सरकारों ने क्या किया। अब इसका मतलब ये कतई नहीं कि आईआईटी, आईआईएम, एम्स उसके बनने की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन 7 एम्स 14 के पहले और 14 के बाद 7 एम्स बन जाते हैं, 21 आईआईटी बन जाते हैं, देश भर में नया नेटवर्क बन जाता है। और फिर मैं कह रहा हूं ये इसलिए क्योंकि हिंदू विचार के लिहाज से चल रहा है। आज राम मंदिर बन गया और मैं बार बार कहता हूं ना कि अपने आराध्य, अपने समाज, अपने माता पिता को जो समाज दरिद्र रखता है वो संपन्न नहीं हो सकता है। जिस दिन से राम मंदिर बना है सिर्फ इतना नहीं हुआ है कि 1.78 करोड़ से 53 करोड़ लोग अयोध्या पहुंच गए, यह हुआ है कि यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में नंबर 2, यूपी एफडीआई के मामले में सिर्फ हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई नहीं, कोलकाता तो गलती से बोल गया, तो पुराना वाला था, चेन्नई या हैदराबाद नहीं उतरता, वो लखनऊ भी उतरता है, वो वहां भी जाता है। माइक्रोसॉफ्ट, इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल वो यहां भी निवेश करती। तो मूल रूप से समाजवादी नेहरू की नीतियों के विसर्जन की पहली शुरुआत नरसिम्हा राव ने की थी। वो कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे, दक्षिण भारत से आते थे, और उसको सही मायने में अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिनको कहा जाता था कि वो नेहरू जी से प्रभावित थे, पूरी तरह से खत्म किया। और अब पूर्ण रूप से हिंदू विचार की नीति अभी नरेंद्र मोदी की सरकार लागू कर रही है। हर्षवर्धन जी, इसी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं और आपके पास ही एक बार एक प्रश्न और इसमें रखता हूं, क्योंकि विषय सत्ता के द्वारा किए हुए काम नहीं है। विषय यह है, सत्ता के द्वारा तो काम किए ही जाएंगे, राजनीति अपने काम करेगी, राजनीति के माध्यम से जो सत्ता तंत्र पर आता है उसको अपने काम करने ही होते हैं। उसका विचार कुछ भी हो सकता है, किस विचार को लेकर वो चल रहा है वो अलग विषय है, लेकिन उसके साथ खड़े होकर मीडिया उसको कैसे व्याख्यायित करता है। 2 एक उदाहरण मैं आपके सामने पढ़ता हूं। नेहरू काल के समय की बात है, भारत चीन युद्ध हुआ, हम सभी जानते हैं, युद्ध में हार हुई ये भी हम जानते हैं। स्टेट्समैन और हिंदू की रिपोर्ट थी 1962-63 की, अनअवॉइडेबल जियोपॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन उसे कहा गया, युद्ध की हार को। नेहरू की हिंदू चीनी भाई भाई जो नीति थी उस पर भी उस जमाने में कोई कठोर संपादकीय, आज तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, नहीं लिखा गया, लेकिन बाद में यानी 2014 के बाद 2017 में डोकलाम और 2020 में जो गलवान हुआ, उसके बाद ये अखबार लिखते हैं फॉरेन पॉलिसी फेलियर और लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कमजोर है, ऐसा वो लिखते हैं। इसी तरह इंदिरा गांधी के आपातकाल के विषय को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस समय कहा नेसेसरी फॉर स्टेबिलिटी एंड डिसिप्लिन, और इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया ने इंदिरा गांधी को इंडियाज स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर दर्शाया। और उन्हीं दोनों संस्थानों में 2015 से 2023 के बीच में डेमोक्रेसी को अंडर थ्रेट कहा गया और जो अथॉरिटियन टेंडेंसीज हैं उनके बारे में उन्होंने गलत प्रकार की चर्चाएं की। तो क्या ये जो मीडिया का बदलता रुख है, उस मीडिया के बदलते रुख को हम इस प्रकार के शक्ति संतुलन को उचित मानते हैं? प्रश्न ये है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि मीडिया हमेशा सत्ता के द्वारा नियंत्रित होता रहा, मीडिया हमेशा सत्ता के पक्ष में ज़्यादा झुका रहा, लेकिन आज के समय में स्वतंत्र आवाज़ों के लिए ज़्यादा, एक तरह से कहें कि स्पेस है, गुंजाइश ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि भले ही वो टेक्नोलॉजी की वजह से, विदेशी कंपनियों की वजह से, लेकिन उन प्लेटफॉर्म पर बोलने की, कहने की आज़ादी अधिक है। पहले गिने चुने मीडिया हाउसेज होते थे, वो पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल थे। आज भी कोई गवर्नमेंट कंट्रोल में कम थोड़ी ना है, सरकार के साथ तो आज भी दबे रहते हैं। तो जिनको विज्ञापन चाहिए, जिनका काम ही उसी से चलता है, तो वो एकदम से सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। आज की भी सरकार वैसे ही दबाती है, पहले की भी सरकार वैसे ही दबाती थी। सरकार का काम ही है सबको दबा के रखना, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए। इसमें कहीं कोई आप भ्रम मत पालिए। जैसे आज कहा जाता है कि मोदी के लिए गोदी मीडिया है, तो नेहरू जी का गुणगान करने वाले, उनके अटैची बनने से लेकर, उनके एडवाइजर बनने से लेकर मनमोहन सिंह की सरकार तक वो रहे, वो सारे के सारे वो लोग वही काम करते रहे। और आज भी एक बड़ा वर्ग है जो इस सरकार के उसमें, लेकिन आज आपको जो इंडिपेंडेंट वॉइसेज हैं उसकी आवाज ज्यादा मिलती है। और देखिए, मैं फिर कहता हूं, मीडिया को दबाने की सरकार हमेशा कोशिश करती है, ये मीडिया वाले के ऊपर है ना, ये पत्रकार के ऊपर है कि कितना वो दबना चाहता है। आपातकाल इंदिरा गांधी ने लागू किया,
आडवाणी जी ने कहा कि आपको तो झुकने के लिए कहा गया था, आप तो लेट गए, रेंगने लगे। लेकिन यह भी सच है कि जिस वक्त लेट गए, रेंगने लगे कहा जा रहा था, उसी वक्त देश के अखबारों ने अपने संपादकीय का पन्ना काला छोड़ दिया। उसी वक्त देश के अखबारों ने इंडियन एक्सप्रेस की लाइट काट दी गई, उसके बावजूद वो लड़ते रहे। उसी वक्त देश के बड़े पत्रकार सरकारों के खिलाफ बोलकर जेल जाते रहे। मीसा में पत्रकार भी जेल गए थे, ये समझ लीजिए, सिर्फ नेता नहीं गए थे जेल। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में बाकायदा देश भर के पत्रकार जेल गए। उस वक्त भी बहुत से पत्रकार ऐसे थे जो सत्ता के साथ खड़े रहते थे। विचार के तौर पर किसी सरकार के साथ खड़े होना और सिर्फ सरकार के साथ खड़े होना, दोनों में फर्क है। अगर आप सिर्फ सरकार के साथ खड़े हैं तो आप मीडिया के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। ये बात बार बार मैं कहता हूं, आज फिर से दोहरा रहा हूं। दबाने का काम हर कोई करता था। मनमोहन सिंह जी कार्यकाल में चूंकि वो प्रधानमंत्री थे ही नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनली एक बॉडी बनी थी जिसको नेशनल एडवाइजरी कमेटी कहा जाता था। और आप सोचिए ना, उस वक्त मनमोहन सिंह से ज्यादा बात सोनिया जी की होती थी। और क्या देश में कभी हुआ कि लोकतंत्र को इस तरह से कुचल कर, सही मायने में अगर 42nd अमेंडमेंट के बाद अगर कोई लोकतंत्र की आत्मा पर चाकू चलाया गया तो सोनिया गांधी का एनएसी का एडवाइजर चीफ हेड बनना था। उसमें जितने लोग थे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, दे वर नॉट इलेक्टेड, वो कहीं से चुनकर नहीं आए थे, वो किसी डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा नहीं थे। मीडिया ने उस पर सवाल नहीं खड़ा किया। मेरा ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप जब चुन के नहीं आई हुई संस्था को कहते तो उनके अधिकार, उन्होंने जो कुछ करना था किया, और फिर से अलग अलग तरीके से। मैं तो यह भी कहता हूं कि इस देश को बर्बाद करने की आदतें ऐसी ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ने लगाया, जो इंदिरा गांधी के समय में संजय गांधी ब्रिगेड ने किया और इस समय एनएसी में जितने लोग थे उन्होंने किया। हालांकि आज भी थोड़ा मामला गड़बड़ा गया है, वो मुफ्तहुआ वाला, फ्रीबीज पॉलिटिक्स वाला ना, तो मीडिया उसकी आलोचना तो करता है, लेकिन उसी जब चुनाव जीत जाते हैं तो कहा जाता है अगले में फिर लागू कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो किसी सरकार में कोई कमी नहीं रही। रिश्ता ऐसे ही मीडिया और सरकार का रहा है, इसमें भ्रम मत पालिए।